ओके, अब एक चीज याद रखिएगा, एन्यूमरेट, एन्यूमरेट की जो पहली डिमांड है पॉइंट वाइज फॉर्मेट। बहुत ध्यान रखना ये सारी चीजें एग्जाम में, पॉइंट वाइज फॉर्मेट। एन्यूमरेट, एन्यूमरेट मींस टू काउंट ऑफ और नेम वन बाय वन चीजों को डिस्क्राइब करना, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना, एन्यूमरेट। ओके, so the examiner here is asking a student to provide details in a point wise format. अब वो point wise format में कुछ भी हो सकता है, तुम्हें चाहे एक्सप्लेन करो, चाहे डिफाइन करो, कुछ भी करो, बट हियर यू हैव टू एक्सप्लेन इन पॉइंट वाइज फॉर्मेट। एन्यूमरेट का मतलब है बस पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखो। ओके, ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, एन्यूमरेट द प्रोविजंस ऑफ, एन्यूमरेट द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई बिल, आरटीआई बिल। अब तुम्हें प्रोविजन किस चीज के बताने हैं? राइट टू इंफॉर्मेशन बिल के। तो प्रोविजन बताने हैं तुम्हें, पॉइंट वाइज लिखो। अब पैराग्राफ में लिखोगे तो तुम्हें एग्जामिनर फिर समझेगा कि ये मूर्ख है। मैं सामने बोल रहा हूं इसको एन्यूमरेट, क्योंकि ये आपका कौन सा डायरेक्टिव है? डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव। जितनी इंफॉर्मेशन बस उतना लिखिए, एन्यूमरेट। Okay, so enumerate the provision of RTI bill. So you are expected to list the provisions, okay, but you should also deal with the analysis aspect. Okay, अब analysis aspect आप इसमें क्या लिखोगे जब आप provision समझाओगे? अब analysis क्या लिखोगे? That how each provision addresses a particular dimension of transparency एंड अकाउंटेबिलिटी, कि इस बिल का जो प्रोविजन है उन सभी प्रोविजन में कैसे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के डायमेंशंस मौजूद हैं। इस चीज को आपको एनालाइज करना पड़ेगा खुद से। तो इस तरीके से आंसर को लिखना है। समझ में आया एन्यूमरेट कैसे लिखना है? यस सर, एन्यूमरेट में क्या इंट्रो तो सर हम लोग पॉइंट में नहीं लिख सकते। सौरभ थोड़ा सा तेज बोलिए। सर एन्यूमरेट जो है, आप इंट्रो तो हम लोगों को पैराग्राफ में ही लिखना है 40 वर्ड्स। इंट्रो आप पैराग्राफ में ही लिखेंगे, ठीक है? इंट्रो एंड कंक्लूजन, ठीक है, इंट्रो आप पैराग्राफ में ही लिखेंगे। और कंक्लूजन सर वे फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं या एनालिसिस लिख सकते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ में ना सर। नहीं, कंक्लूजन वे फॉरवर्ड की तरीके से आप लिख सकते हैं पॉइंट्स में। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, चिराग समझ में आया? यस सर। शिवानी? यस सर। ओके, नेक्स्ट है डिस्क्राइब। डिस्क्राइब, अब डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? ओके, अब डिस्क्राइब क्या है? ओके, और इसमें क्या लिखना है, ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्राइब भी यूपीएससी काफी पूछता है। ओके, तो डिस्क्राइब इज ऑल्सो, डिस्क्राइब कैसा डायरेक्टिव है? डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव, ये याद रखना, डिस्क्रिप्टिव। जब तुम ये सीख जाओगे ना कि कौन सा डिस्क्रिप्टिव है, कौन सा क्रिटिकल डायरेक्टिव है, तुम्हें वहीं पे समझ आ जाएगा क्या लिखना है और कितना लिखना है। डिस्क्रिप्टिव में तुम बस वही लिखोगे जितनी इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल में बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन। ये हमेशा याद रखना। तो तुम्हें पता होना चाहिए डिस्क्राइब डिस्क्रिप्टिव है क्रिटिकल, इस तरीके से ध्यान रखो। और डिस्क्राइब में क्या लिखना है? दैट दिस डायरेक्टिव मीन्स टू गिव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ समथिंग और आउटलाइन द मेन इवेंट्स इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। डिस्क्राइब जब भी आए तो सिंपल क्वेश्चन होगा, हमेशा देखना। तुम जब भी डिस्क्राइब यूपीएससी पूछेगी वो क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, बिल्कुल भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। और आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, यही सारी चीजें डिस्क्राइब में लिखनी होगी। सो व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग
you must provide thorough insight into the main characteristics of the topic in a very objective manner. Okay, for example, when you are asked to describe a policy, then you simply have to list the main issues that it tries to address and the salient feature. जब भी कोई पॉलिसी अगर पूछ रहा है तो आप कैसे डिस्क्राइब लिखोगे? मेन इश्यूज लिखो कि इन मेन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है एंड उस पॉलिसी के फीचर्स ये चीजें हैं, बस यही चीजें आपको लिखना है। समझ में आ गया डिस्क्राइब? सर जैसे आपने बोला डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकली डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकली डिस्क्रिप्टिव, जैसे क्रिटिकली एनालाइज देने से हम लोग वही लिखेंगे, क्रिटिकली वैसे लिखेंगे, वही है ना सर? नहीं, ये डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकल चीजें दूसरी हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, कभी-कभी हाँ, बट क्रिटिकली एनालाइज वो सारी चीजें आपका क्रिटिकल में ही आएगा। हाँ ठीक है। डिस्क्राइब समझ में आया आप लोगों को? यस। ओके, तो yes, ये था डिस्क्राइब का फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट है इवैल्यूएट। ओके, अब इवैल्यूएट में क्या करना है ये भी हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इवैल्यूएट मींस टू असेस द वर्थ, importance or usefulness of something using evidence. Yes, evaluation में भी आपको evidence का यूज करना है, ये याद रखिएगा। ओके, evaluate में भी आप evidence का यूज करेंगे, प्रूफ देंगे। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? evaluation, चीजों को evaluate कर रहे हैं। ओके, that means you are required to demonstrate the extent to which you agree with a particular argument, कि आप कितने हद तक उस आर्गुमेंट से सहमत हैं, उस चीज को आपके आंसर में लिखना पड़ेगा। and in evaluation also it is essential to provide information on both sides of the debate. इसमें भी आपको दोनों साइड्स लिखनी होगी, positive and negative. So it is essential to provide information on both sides of the debate. Okay, and then you must state your position basing your arguments on the evidence that informed you in arriving at your position. Okay, so here आपको क्या करना है? Demonstrate the extent to which you agree with particular argument. You should provide information on both sides of the debate. Okay, and it should be followed by stand basing the argument. आपको उस डिबेट के बाद अपना आर्ग्यूमेंट बताना है कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या है, और वो जो आप अपना आर्ग्यूमेंट बताएंगे वो कैसे बताएंगे? एविडेंस के बेसिस पे। आपने पॉजिटिव नेगेटिव लिखे, फिर आपने अपना आर्ग्यूमेंट बताया कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है, फिर आप एग्जांपल दीजिए। ओके, एविडेंस दीजिए। फॉर एग्जांपल, ये कमेटी ने ये कहा था बट इस कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी, या अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी ये चीज इसमें ये थी बट ये एक्सेप्ट नहीं किया है, तो गवर्नमेंट को ये चीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो ये चीज आएगा इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएट में। समझ में आया आप सभी लोगों को? हाँ सर। दिलराज? यस सर। इवैल्यूएशन समझ में आया? हाँ सर। ओके, ये याद रखिएगा। तो ये है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट। ओके, नेक्स्ट, नाउ इलस्ट्रेट। ओके, नाउ विल सी इलस्ट्रेट। ओके, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलस्ट्रेट? इलस्ट्रेट है क्या, पहली चीज तो। ओके, इलस्ट्रेट में हमें क्या लिखना होता है, कैसे हम समझते हैं इलस्ट्रेट को? ओके, ये सारी चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो इलस्ट्रेट पहली चीज, ये किस तरीके का डिस्क्रिप्टिव है, डायरेक्टिव है, ये भी डिस्क्रिप्टिव डायरेक्टिव है, ये याद रखिएगा।
illustrate means to make something very clear and explicit, to make something very clear and explicit by providing examples or evidences. किसी चीज को बिल्कुल क्लियरली बताना एग्जाम्पल्स के साथ, उसी को हम इलस्ट्रेट कहते हैं. And here the aim to use examples is to demonstrate knowledge of the subject. यहाँ पे हम क्यों यूज करते हैं एग्जाम्पल्स? कि हमें कितनी नॉलेज है उस सब्जेक्ट की. ओके, कि क्वेश्चंस हमसे क्या पूछ रहा है, और हम क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे टेबल्स, फिगर्स, ग्राफ, स्टैटिस्टिक्स, इन चीजों का यूज करते हैं. तो मॉर्निंग में कोई मुझसे पूछ रहा था कि टेबल्स, फिगर, डायग्राम सर कहाँ पे बनाएं जो सबसे सही रहेगा? इलस्ट्रेशन में बनाइए. कौन पूछ रहा था ये क्वेश्चन? समय आपने पूछा था दिलराज. समझ में आ गया हाँ, आपको कहाँ पे ये सारी चीजें शो करनी है? हाँ सर. ओके, यहां पे आप डिस्क्राइब करिए टेबल्स में, फिगर्स में. ओके, ये सारी चीजें. एंड देयर शुड बी clarity so that complex terminology and sequence of events can be conveyed easily. Yes, clarity होनी चाहिए ताकि आप complex technology और events को easy way में समझा सको एग्जामिनर को. ये याद रखें. Okay, illustrate. And such an answer will generally improve the use of many examples. Okay, यहां पे आप figures का यूज करिए, ग्राफ का यूज करिए, एविडेंसेस का यूज करिए. एंड द एम, क्यों हमें यूज करना होता है इन चीजों का? द एम इज टू यूज दिस एग्जांपल्स टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड टू एक्सप्लेन फर्दर एंड क्लैरिफाई योर आंसर्स. ये याद रखिएगा. इसीलिए ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? इलस्ट्रेट विद examples. Question ऐसे आते हैं, illustrate with examples the difference between the actual and potential conflicts of interest. Okay, so in this question you have to quote examples to explain your points. अगर आप अपने points explain कर रहे हो, इसका example दे दो. Okay, जैसे previous year में question आया था that communalism arises either due to power struggle or relative deprivation. Okay, argue by giving suitable illustrations. Illustration का मतलब ही है कि example दो, figures दो. ये याद रखिए, illustration means examples. So in this question you have to quote examples to explain your points. Okay, then you should give examples of how power struggle has aided communalism and how relative deprivation has aided communalism. तो इस तरीके से आपको चीजों को समझाना है. समझ में आया इलस्ट्रेट? सर ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था तो वो तो हाँ. काफी ओपन एंडेड हो गया ना. सॉरी, लाइक जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है हाँ, वो थोड़ा ओपन एंडेड नहीं हो गया सर? लाइक पॉलिटिकल भी आप दे सकते हैं, उसके बाद रिलीजियस भी दे सकते हैं, इवन बिजनेस में भी हो सकते हैं. देखिए कौन सी पॉइंट को हम लोग हाईलाइट करेंगे? ओपन एंडेड इस अभी नहीं हुआ है. अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? सिंपली डिफाइन कर दिया. समझ में आ रहा है दिलराज? हाँ सर. हाँ, then illustrate with examples the difference between actual and potential conflict of interest. तो अब actual क्या है, potential क्या है, इसको differentiate करो, examples दे दो जितने भी आए हैं न्यूज में. तो एग्जांपल में हम लोग मतलब कहीं से भी दे सकते हैं, पॉलिटिकल भी दे सकते हैं, बिजनेस में भी दे सकते हैं. हाँ, वो आप दे सकते हैं, बट इसमें आप मतलब इंफॉर्मेशन के बियॉन्ड नहीं जाएंगे. इसमें आपको अपने व्यूज नहीं देने, हाँ ठीक है. ओपिनियन नहीं देना है. समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ. तो ये ओपन एंडेड नहीं हुआ. ओके सर. ओके, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट, नहीं सर, हाँ, अगर इसको ही डिस्कस बोल के आता तो फिर ओपन एंडेड हो जाता सर. क्या चीज? वही सेम क्वेश्चन अगर लास्ट में अगर डिस्कस बोल देते मतलब तब या ओपन फिर एंडेड कमेंट हो बोल जाता. देते तब ओपन एंडेड हो जाता ना. बट डिस्कस अगर लगाते तो क्वेश्चन की वो लोग लैंग्वेज भी चेंज करते थे. लैंग्वेज हाँ कुछ अलग से.
ठीक है, क्वेश्चन का सर, नेचर भी चेंज हो जाता। सर जो एग्जांपल, सर जो एग्जांपल्स है वो क्या रियल एग्जांपल्स दे या नाम डिफरेंट एग्जांपल्स दे? सॉरी, तो एग्जांपल जैसे आपने कॉन्फ्लिक्ट, फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक एग्जांपल लिखने के लिए बोला है मैंने क्वेश्चन आने से, तो उसमें क्या रियल लाइफ का एग्जांपल दे या फिर एक फिक्शनल दे सर? वही एग्जांपल दीजिए जो आपने न्यूज़पेपर में देखे और पढ़े हैं। तो गलत नहीं होगा किसी का रियल नाम मेंशन कर देना? अरे नाम नहीं हमें देना होता है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली ऐसे लिखिए ना। ठीक है सर। ओके, ये चीज। ओके हाँ सर दूसरा क्वेश्चन था सर, इलास्ट्रेट में हम लोग जो भी डेटा डालेंगे ना, मतलब वो हाँ। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए ना। अगर हम हाँ, ये सर्कल बना के अगर उसको हाँ 42% एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। वो सेल्फ एक्सप्लेन, उसको हाँ। फिर से मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है ना साइड में? नहीं 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 नहीं, ठीक है, ओके सर। उसको एक्सप्लेन नहीं करना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्मृति समझ में आया बेटा? यस सर। कीर्ति बेटा समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिकली एग्जामिन। ओके, अब मैंने आपको एग्जामिन बताया था। ओके, जब भी किसी भी क्वेश्चन में क्रिटिकली लिखा हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजें बस बतानी है कि उस क्वेश्चन का, उस इशू का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। ओके, सो अ क्वेश्चन विद दिस डायरेक्टिव डिमांड्स द एग्जामिनी, that means students to go into the details along with causes and reasons, strength and weakness भी बताइए। एग्जामिन में आप क्या बता रहे थे? causes and consequences बता रहे थे। ओके, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो जब भी क्रिटिकली होगा एग्जामिन में, तब स्ट्रेंथ और वीकनेस भी बता देना। और क्रिटिकली के ज्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे 12.5 मार्क्स के, क्योंकि इनका कंटेंट थोड़ा ज्यादा होगा। Okay, and one is also required to mention the consequences, implications and actions taken for the issue at hand. ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, ओके, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रिटिकली एग्जामिन कैसे लिखना है, कैसे हमें सारी चीजें ध्यान देनी है। अब अगर क्वेश्चन क्रिटिकली एग्जामिन पूछ रहा है, ओके, सो ये याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है that the concept of midday meal scheme is almost a century old in India, with early beginnings in Madras Presidency in pre-independent India, and the scheme has again been given impetus in most states in the last 2 decades. Critically examine its twin objectives, latest mandates and success. अब ये आपको बताना है क्रिटिकली एग्जामिन। सो इन दिस क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या यूज किया? क्रिटिकली एग्जामिन। सो फर्स्ट वी शुड नो द क्लियर मीनिंग ऑफ एग्जामिन, जो कि हमने पढ़ा है। एग्जामिन हमें करना है। सो व्हेन इट आस्क्ड ओके टू एग्जामिन, वी हैव टू लुक इनटू द टॉपिक इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। वी नीड टू इंस्पेक्ट, वी नीड टू इन्वेस्टिगेट द टॉपिक, and we need to establish the key facts and issues related to the topic in the question. Okay, and while doing so, we should explain why these facts and issues are important and their consequences and implications. Okay, ये याद रखिएगा। तो तब हम तो हम क्या कर रहे हैं? तब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एग्जामिन को। बट जब क्रिटिकली एग्जामिन दिया है, तब हम क्या करेंगे? सो दिस वर्ड क्रिटिकली, इट इज यूजुअली एडेड व्हेन एग्जामिनर क्लियरली डिमांड्स अ फेयर जजमेंट फ्रॉम यू। जब भी क्रिटिकली किसी भी चीज में ऐड हो, तो एग्जामिनर आपसे एक फेयर जजमेंट मांगता है, एक फेयर सॉल्यूशन, आपका ओपिनियन मांगता है। एंड यू कैन नॉट टेक अ बायस्ड स्टैंड, ओके, और ब्लाइंड टू अदर फैक्ट्स। ओके, ये याद रखिएगा। सो दिस डायरेक्टिव क्रिटिकली एग्जामिन इज गिवन बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन you are asked to examine its
success also. Okay, so someone might think that it is not good to write negative things about midday meal scheme because UPSC likes only positive answer, and the question itself is asking to write about success alone. No, it's wrong. ऐसा कभी नहीं सोचना है आपको. You should talk about its shortcomings also. You cannot just write a success to the scheme and try to impress the examiner. Okay, तो आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज एंड एक बैलेंस्ड ओपिनियन अपना देना है. समझ में आ गया क्रिटिकली में क्या करेंगे? समझ में आया? सर समझ में Yes, आया, sir. बट सर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें हम लोग को आपने जो हिस्ट्री के बारे में बोला उसको भी मतलब हाईलाइट करना है क्या? क्या चीज? इंट्रोडक्शन में हाँ, Sir, इंट्रोडक्शन for में उसको example, कनेक्ट करके मतलब चलना है ना? कनेक्ट करके ही चलना है. सर ओपिनियन तो सर जैसे क्रिटिकल क्या बोल रहे हैं सौरभ? पॉजिटिव, सर पॉजिटिव और नेगेटिव तो हम लोगों को बॉडी में लिखना है ना सर, वही बोल रहे हैं. अरे पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लिखिए, कुछ भी लिखिए स्कीम के बारे में. उसका नहीं, नहीं, सर, सोसाइटी में contempt- क्या इफेक्ट है, उससे मिड डे मील से कितना हमारे यहाँ फूड स्कैर्सिटी और ये जो गरीबी है उस पे इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज लिखिए. सर Yes. कंटेम्प्रेरी वाला तो हम लिख लेंगे, लेकिन जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना वो अगर हमने सुना ही नहीं, जैसे आपने बोला कि सेंचुरी ओल्ड है, वो तो हमें मालूम ही नहीं था. हाँ वो हाँ. अगर उसको कनेक्ट करना होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा ना, या तो फिर वो उसको आपको छोड़ ही पढ़ना देंगे. पड़ेगा, वो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा. हाँ वही मतलब पूछ रहा था. ठीक है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने मिड डे मील स्कीम अपनी अफ्रीका में भी चलाई है. मैंने आपको इंडिया अफ्रीका रिलेशंस में बताया था. हाँ सर, हाँ ये ठीक हाँ. है, हाँ तो हर एंगल से सोचिए. इसीलिए मैंने कहा आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना उसको लिख लो, रात में सोने से पहले जितना भी पढ़ा है थोड़ा सा उसका जिस्ट बना लो पॉइंट के फॉर्म में, तो तुम्हें याद रहेगा हमेशा. ओके, यस सर. ये चीज करिए. नाउ नेक्स्ट इज क्रिटिकली इवेल्युएट. सेम थिंग जो हमने इवेल्युएट अभी मैंने बताया था आपको इवेल्युएशन का. ओके, कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना है इवेल्युएशन में, और क्रिटिकली होगा तो आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट देना है फॉर में और अगेंस्ट में. अब एग्जामिन में आपको क्रिटिकली में क्या लिखना है, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ. इवेल्युएट में क्रिटिकली में आपको क्या लिखना है, फॉर एंड अगेंस्ट. ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. यहां पे स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओगे और यहां पे क्रिटिकली में तुम बताओगे फॉर एंड अगेंस्ट. ओके, सो यू नीड टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंसेस, और वो फॉर एंड अगेंस्ट में जो भी चीजें बताओगे उन सभी चीजों के एविडेंसेस होने चाहिए. एविडेंस तो हर चीज का होना चाहिए कि आप कुछ भी अपने ओपिनियन की तरह से नहीं दे सकते. So one is expected to bring out the value of the topic. So this directive demands to cite evidences, examples taken from a wide range of sources, which both agree with as well as contradict an argument. तो इवेल्युएशन में सिंपली सी चीज है क्रिटिकली इवेल्युएट में कि आपको फॉर एंड अगेंस्ट में लिखना है और एविडेंस देना और एक बैलेंस कंक्लूजन लिखना है. ये याद रखिएगा. समझ में आया क्रिटिकली इवेल्युएट? यस. ओके, क्रिटिकली इवेल्युएट ये याद रखिएगा. तो वहां पे क्रिटिकली एग्जामिन में वीकनेस और स्ट्रेंथ बताओगे और यहां पे क्या बताओगे, फॉर एंड अगेंस्ट में. बस ये डिफरेंस है, ये याद रखिए, बस इतना सा डिफरेंस है. ओके, देन द नेक्स्ट कीवर्ड इज समराइज. समराइज. नाउ अब समराइज क्या है? समराइज मींस टू गिव अ कंसाइज अकाउंट ऑफ द मेन पॉइंट्स ओनली. ओके, एंड omitting out details or examples. So here आपको करना क्या है, यहां पे आपको मेन पॉइंट्स को बस समराइज करना है जो क्वेश्चंस में
पूछे गए। सो द पर्सन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड to omit minor details and focus mainly on the key facts. Okay, तो यहां पे सिर्फ आपको to the point आंसर एक्सप्लेन करना है, ये याद रखिएगा, only to the point आंसर। ओके, मतलब आपको चीजें पॉइंट वाइज समराइज करनी है, ये याद रखिएगा। टू द पॉइंट आपका पूरा आंसर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप समराइज में कभी भी कुछ भी फालतू का नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। समराइज में हमेशा टू द पॉइंट, ये हमेशा याद रखिए कि समराइज में आपका जो आंसर होगा वो हमेशा टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, कुछ भी आप फालतू का नहीं लिखेंगे। So whenever you are asked to summarize or present a summary of a topic, you should give a condensed form of its main points or facts. You must omit all minor details. ये याद रखिएगा। Why? Because the main feature of this keyword is to get all the main facts across to the reader. तो इससे एग्जामिनर क्या चाहता है कि सारे मेन फैक्ट्स उसके सामने आए, इररेलेवेंट चीजें बिल्कुल भी सामने नहीं आनी चाहिए, इसीलिए उसने समराइज का कॉन्सेप्ट इसमें दिया है, ये याद रखिएगा। ओके, तो ये मतलब होता है समराइज का। एंड समराइज, ये हमेशा याद रखिएगा, समराइज जब भी आप लिखेंगे तो आप अगर पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो सिर्फ मेन पॉइंट्स और पैराग्राफ दोनों में लिख सकते हैं। ओके, और माइनर डिटेल्स जो है, जो जरूरी नहीं है, उन डिटेल्स को आप नहीं लिखेंगे। समझ में आया समराइज? यस सर। दिलराज? यस सर। सौरभ समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ मैं आपको अब एक नया लिंक भेज रहा हूं, आप लोग उस पे आइए, बिकॉज ये लिंक एक्सपायर होने वाला है, तो आप लोग उस लिंक पे आइए, हम उस लिंक पे बाकी डिस्कस करते हैं। ओके।